हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, यानी कि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट को बनाने का प्रोसीजर क्या रहता है, स्टेप्स क्या रहते हैं, कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का। एक तरफ बच्चों फर्म होती है, दूसरी तरफ होती है बैंक। फर्म क्या करती है, करंट अकाउंट ओपन करवाती है बैंक में जाके, और जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड करती है कैश बुक के अंदर। कैश बुक यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक आती है जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों ही कॉलम आते हैं। कैश बुक में दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जहाँ से पैसा आ रहा है डेबिट साइड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिट में जितनी भी पेमेंट्स की जाती हैं सारी की सारी रिकॉर्ड की जाएंगी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश जो होती है बच्चों ये रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब कैश आती है तो उसको क्या कहते हैं, डेबिट किया जाता है, यानी कि कैश रिसिप्ट को क्या करेंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। जब कैश आ रही है तो ऐड कर देंगे इसमें। ऐसे ही क्रेडिट साइड में जितनी भी पेमेंट्स होती है, यानी कि जो पैसा पे किया गया उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जो बैंक होती है, बैंक क्या करती है, पासबुक बनाती है। पासबुक होती है, इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक कस्टमर के रिगार्डिंग जो भी लेन देन किया जाता है वो सारा यहाँ पे पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर फर्म ने पैसा जमा करवाया बैंक के अंदर तो फर्म रिकॉर्ड करेगी अपनी कैश बुक के अंदर, वही बैंक रिकॉर्ड करेगी पासबुक के अंदर। पासबुक में भी दो साइड होते हैं, एक होते डेबिट साइड, एक होते क्रेडिट साइड। जब कस्टमर पैसा जमा करा के आता है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब कस्टमर पैसा विथड्रॉ करवा लेता है तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डेबिट का मतलब प्लस होता है, जबकि यहाँ पे डेबिट का मतलब माइनस होता है। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। तो देखो बच्चों, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स फर्म द्वारा की जाएंगी बैंक के रिगार्डिंग वो सारी उसने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली, और वही बैंक ने वो सारी ट्रांजेक्शन पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली। तो मतलब कि यहाँ पे कैश बुक और पासबुक दोनों के ही बैलेंस इक्वल होने ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस मैच नहीं करते। इसके रीजंस रहते हैं। रीज़न हमने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें कवर कर लिया है, लेकिन आज दोबारा जो इसके क्या मेन पॉइंट्स इसमें प्रोसीजर के अंदर कवर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि फर्म ने क्या किया, पासबुक थी, पासबुक को बैंक के अंदर ले गए और वहाँ से कंप्लीट करा ली पासबुक। जैसे हम क्या करते हैं, बैंक कॉपी होती है हमारे पास, हम जा कर के बैंक के अंदर एंट्री करवा के आते हैं जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कितना हमने लेन देन किया है बैंक से। ऐसे ही फर्म क्या करती है, पासबुक को कंप्लीट करवा के आती है जिससे उसको पता चल जाता है कि जितने ट्रांजेक्शन उसने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की क्या उतनी ही पासबुक के अंदर वो रिकॉर्ड की गई है, नहीं की गई बैंक के द्वारा। तो अगर मान लेते हैं कि कैश बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन और पासबुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे मिसमैच हो चुके कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है। जो जब कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस मैच नहीं करते तो फिर उस केस में फर्म क्या करती है, मैच करती है कैश बुक के ट्रांजैक्शन जो की गई हैं और पासबुक की जो ट्रांजैक्शन की गई हैं। जो ट्रांजैक्शन मैच हो जाते हैं उसको ऐसे टिक के द्वारा शो किया जाता है। तो जो आइटम्स टिक नहीं की होंगी तो लास्ट में पता चल जाएगा बिजनेस को, यानी कि फर्म को पता चल जाएगा कि किन ट्रांजैक्शन के कारण बैलेंस जो डिफरेंस आ गया, किन कारणों से, किन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड ना होने के कारण जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है जो मैच नहीं हो पाया।
तो फिर उन्हीं ट्रांजेक्शन के बेस पे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों की, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में भी कवर किया था, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। रिकंसाइलेशन का मतलब होता है मैच करना। जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस मैच नहीं होते तो इन डिफरेंस को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस क्या हो जाए, मैच हो जाए। जब बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसमें या तो कैश बुक का या फिर पासबुक का बैलेंस ले सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में। अगर बैलेंस लिया गया कैश बुक का, यानी कि कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम का जो बैलेंस आया है अगर वो लिया गया है तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आएगा एज पर पासबुक के हिसाब से। अगर हमने स्टार्टिंग बैलेंस किस हिसाब से लिया, कैश बुक के हिसाब से, तो फिर उसमें रिकंसाइल करेंगे जो ट्रांजेक्शन्स है जिन कारण से डिफरेंस आया है, और लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो एज पर पासबुक के हिसाब से आएगा क्लोजिंग में, यानी कि लास्ट में जो बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। क्योंकि कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल किया गया यहाँ पे मैच करने के लिए जो रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई गई है। ऐसे अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग जो बैलेंस लिया गया है वो लिया गया पासबुक के हिसाब से, यानी कि जब पासबुक के हिसाब से स्टार्टिंग की जाती है रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की, तो लास्ट में जो बैलेंस आता है वो किसके हिसाब से आएगा, एज पर कैश बुक के हिसाब से आएगा, जिससे पासबुक और कैश बुक दोनों के बैलेंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। जो बैलेंस आएंगे एज पर कैश बुक के हिसाब से वो डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से जो बैलेंस आएंगे एज पर पासबुक के हिसाब से वो भी डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। अगर डेबिट बैलेंस आता है एज पर कैश बुक के हिसाब से, एज पर कैश बुक के हिसाब से, तो मतलब क्या है इसका कि जो ट्रेडर है उसका डिपॉजिट का बैलेंस है जो बैंक में है, तो यानी कि ये डिनोट करते हैं कि बैंक के अंदर डिपॉजिट बैलेंस है जो पड़ा है ट्रेडर्स का। ध्यान रखना बच्चों, अगर कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस आता है तो मतलब ये बैंक का डिपॉजिट है बैंक के अंदर। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है एज पर कैश बुक के हिसाब से तो ये इंडिकेट करता है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर कैश बुक में, यानी कि यहाँ पे जो विदड्रॉ किया गया है पैसा, जो विदड्रॉन्स है ट्रेडर के वो ज़्यादा है किससे, डिपॉजिट से, यानी कि इतना पैसा जमा नहीं कराया जितना विदड्रॉ करवा लिया, तो ये बैलेंस किस चीज़ को नोट करेगा, ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट से ज़्यादा पैसा विदड्रॉ करवा लेना। ध्यान रखना बच्चों, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है एज पर कैश बुक के हिसाब से मतलब बैंक में इनफ डिपॉजिट्स हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक के हिसाब से मतलब कि ये विदड्रॉ ज़्यादा किए गए हैं और डिपॉजिट्स हैं जो कम है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस का जो शो करता है। क्योंकि यहाँ पे जब कैश बुक बनाई जाती है, कैश बुक में डेबिट साइड पे रिसिप्ट आती हैं, क्रेडिट साइड पे पेमेंट आती हैं। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, यानी कि रिसिप्ट क्या ज़्यादा है, इस कारण से ये इसको बैंक डिपॉजिट है जो माना जाता है। लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस आता है एज पर कैश बुक के हिसाब से, क्रेडिट बैलेंस डिनोट करता है कैश बुक के अंदर पेमेंट को, यानी कि पेमेंट क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है रिसिप्ट से, क्योंकि पेमेंट क्रेडिट बैलेंस से है, ज़्यादा हो गया, रिसिप्ट होती है डेबिट बैलेंस से। तो इस केस में माना जाता है कि ये जो विदड्रॉ ज़्यादा करवाया गया है ट्रेडर द्वारा। ये तो था हमारा हिसाब एज पर कैश बुक के हिसाब से। ऐसे ही अगर एज पर पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो विदड्रॉ है वो ज़्यादा करवाए गए हैं ट्रेडर द्वारा जितने उसके पास डिपॉजिट थे, यानी कि डेबिट बैलेंस क्या कहते हैं कि ट्रेडर्स के विदड्रॉस हैं, जो विदड्रॉस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं एज कम्पेयर टू देयर डिपॉजिट्स। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है एज पर पासबुक के हिसाब से तो ये बताता है कि जो ट्रेडर्स हैं उसके पास डिपॉजिट्स है जो इनफ है, यानी कि उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर विदड्रॉज। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट का जो डिनोट करता है। ये दो इफेक्ट जो हमें देखने को मिलते हैं एज पर पासबुक के हिसाब से।
जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो कैश बुक का गिवन है और ये स्पेसिफाई नहीं किया गया क्वेश्चन के अंदर कि ये जो कैश बुक का बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है या फिर ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको ट्रीट किया जाएगा कि ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किस चीज़ को डिनोट करता है कैश बुक के अंदर? रिसिप्ट्स को डिनोट करता है, यानी कि ये बैलेंस है जो रिसिप्ट्स का है। ऐसे ही अगर स्टार्टिंग बैलेंस है जो पासबुक का गिवन है, जब पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस गिवन हो और स्पेसिफाई ना किया हो कि ये डेबिट बैलेंस है या फिर ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि ये बैलेंस है जो क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट, यानी कि क्वेश्चन में हमें ये लिख के दे दिया बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट, इस तरीके से लिखा आ गया, तो लेजर्स में हम मानते हैं कि ये किस चीज़ का बैलेंस है? ये बैलेंस है कैश बुक का, क्योंकि लेजर्स जो आती है वो क्या होती है? कैश बुक को हम लेजर्स बोलते हैं। तो यानी कि ये बैलेंस क्या है? कैश बुक के हिसाब से है। अगर स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया होगा बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट के नाम से, तो ये कैश बुक का बैलेंस है जो लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा बैलेंस एज पर बैंक बुक या फिर लिखा हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो हम मानेंगे कि जो ये बैलेंस है वो एज पर पासबुक के हिसाब से गिवन है। तो ये 4 पॉइंट जो ध्यान में रखे जाएंगे जब हम प्रैक्टिकल को सोल्व आउट करेंगे। जब बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट को बनाया जाएगा तो उसमें जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है बच्चों, स्टार्टिंग बैलेंस 4 तरीके से हो सकता है। पहला डेबिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये डिनोट करता है कि ये फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? जब हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं वो सारे रिकॉर्ड की जाती हैं, क्रेडिट साइड पे जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। डेबिट बैलेंस कब आता है? जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से, यानी कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है जब क्रेडिट बैलेंस से, तो उसे डेबिट बैलेंस है जो बोला जाता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? कि रिसिप्ट है जो ज़्यादा है, तो इसको फेवरेबल बैलेंस के नाम से जाना जाता है। तो जब रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हो सकता है स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो। सेकेंडली हो सकता है क्रेडिट बैलेंस हो एज पर कैश बुक के हिसाब से, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या बताता है कि यहाँ पे कैश बुक के अंदर डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होती है, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट 2 साइड होती है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गई है यहाँ पे डेबिट साइड से। जब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था डेबिट बैलेंस से, तो इसको क्रेडिट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? कि यहाँ पे पेमेंट्स हैं जो ज़्यादा हो गई हैं एज कम्पेयर टू देयर रिसिप्ट, तो जो ये बैलेंस आता है ये अनफेवरेबल बैलेंस या फिर इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा आता है, ये तो 2 थे हमारे पास एज पर कैश बुक, अगले 2 आ सकते हैं पासबुक के हिसाब से। अगर डेबिट बैलेंस गिवन हो, डेबिट बैलेंस गिवन हो एज पर पासबुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस गिवन हो। पासबुक में भी 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जितना हम पैसा जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है पासबुक में। क्रेडिट साइड पे जितना पैसा विथड्रॉ किया जाता है वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे। यहाँ पे डेबिट बैलेंस आने का मतलब क्या है? कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस, यानी कि विथड्रॉस है जो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिपॉजिट्स, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस को शो करता है। नेक्स्ट 4th आता है कि अगर क्रेडिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, एज पर पासबुक, ये बताता है कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं विथड्रॉस और क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं डिपॉजिट्स।
क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या है? ये डिपॉजिट्स का, यानी कि यहाँ पे डिपॉजिट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विदड्रॉज, तो ये फेवरेबल बैलेंस को जो रिप्रेजेंट करके चलेगा। तो इस तरीके से जब हम रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे बच्चों, ये 4 तरीके के बैलेंस है जो स्टार्टिंग बैलेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके जो ये बैलेंस को, यानी कि अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से, अगर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से, डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक के हिसाब से, क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक के हिसाब से, ये चारों बैलेंस के ऊपर अलग अलग टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस बने हुए हैं, कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनता है डेबिट बैलेंस अगर गिवन है एज पर कैश बुक के हिसाब से, और उसका क्या प्रोसीजर रहता है जब हम रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।